अच्छा जी, अब एक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं जो है कंटिंजेंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अच्छा भाई, ये कॉन्सेप्ट क्या, जरा इसको गौर से समझते हैं, फोकस होकर समझते हैं। मुझे बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जब किसी सब्सिडरी को एक्वायर करने लगूं तो उसकी किताबों में कोई लायबिलिटी यानी कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज हुई हो? डिस्क्लोज का मतलब ये है कि वो लायबिलिटी उसकी किताबों में रिकॉर्ड नहीं हुई होगी क्योंकि उसका प्रूवेबल आउटफ्लो नहीं होगा। तो हमने कंटिजेंसी में टेक्निकली उस सब्सिडी ने उसको डिस्क्लोज किया हुआ होगा। अच्छा जी, तो पहला केस हमारा जो आता है हमारे सामने वो ये है कि कंटिजेंट लायबिलिटी जब हमने इस कंपनी को एक्वायर किया था तब उसकी बुक्स में डिस्क्लोज हुई थी और रिपोर्टिंग तक भी वो डिस्क्लोज हुई है और वो सेटल नहीं हुई है। चलें जी, इसको देख लेते हैं। हमने कहा भाई हमारी ये एक सब्सिडरी है, सही है जी, केस फाइल हुआ हुआ है सब्सिडरी के ऊपर, सही है जी, और सब्सिडरी ने उस कंटिजेंट लायबिलिटी को अपनी किताबों में डिस्क्लोज किया हुआ है ₹800 से। अच्छा जी, हम पेरेंट एंटिटी हम इसको एक्वायर करने जा रहे हैं। हमें सबसे पहले तो एक चीज याद रखनी है, हमें इस कंपनी की वैल्यूएशन करनी है और फिर बताता चलूं कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन किसी भी कंपनी की वैल्यू एसेट नहीं नेट एसेट्स होते हैं। हमने सिंपल एक काम किया कि नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एट रिपोर्टिंग निकाल लिए। हमने कहा रिटेन अर्निंग वही आ गया कि टेक्निकली यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस कंपनी ने 6500 की रिटेन अर्निंग रिपोर्टिंग पे रखी हुई, तो टेक्निकली 3500 का प्रॉफिट कमाया है। यह जी आपके सामने प्रॉफिट और सब्सिडरी। अच्छा जी, इसके बाद मैं एक्विजिशन डेट के नेट एसेट्स देखूं, बुक वैल्यू तो 4000 है, रिपोर्टिंग पे 7500 है। अच्छा, हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की प्लान की और हमने कहा कि भाई इसकी वही रिमेनिंग लाइफ 10 साल है, तो रिपोर्टिंग पे ये 450 आ गया। चलें जी, तो अब हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 50 का है, तो कुल मिला के पोस्ट एक्विजिशन बनता है 3450 का, जो अभी हमने अभी पीछे केस किया। अच्छा जी, पर एक चीज याद रखिएगा, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जो सब्सिडरी है हमारी उसकी किताबों में ये कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज हुई हुई है। IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन आपको ये कहता है कि अगर कोई कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज हुई हुई है सब्सिडरी की किताबों में तो हो सकता है ये ऑब्लिगेशन ग्रुप के ऊपर आ जाए यानी आपके ऊपर आ जाए। तो टेक्निकली आप इसको अपनी वैल्यूएशन में इनकॉर्पोरेट कर लेना। अब इनकॉर्पोरेट करने से मुराद क्या है? इनकॉर्पोरेट करने से मुराद ये है कि आपको ये प्लीज बहुत सुकून से समझना होगा कि अगर ये लायबिलिटी सब्सिडरी अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर लेता तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि सब्सिडरी की लायबिलिटीज ज्यादा होती हैं, और सब्सिडरी की लायबिलिटीज अगर ज्यादा होती हैं तो आपको ये भी बात पता होनी चाहिए जितनी लायबिलिटीज ज्यादा होती हैं उतने नेट एसेट्स कम होते हैं, क्योंकि हम इक्वेशन क्या करते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू इक्विटी। तो अगर ये लायबिलिटी सब्सिडरी रिकॉर्ड कर लेता तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नेट एसेट्स की वैल्यूएशन अभी मुझे 4500 दिख रही है, यहां तक ये 4500 नहीं होती, ये 800 से कम होती। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा जी, फिर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IFRS 3 ये कहता है कि आपको इस एस्टिमेट ऑफ कंटिजेंसी को फेयर वैल्यू पे अपने पास इनकॉर्पोरेट करना। मैंने अज्यूम किया कि हमारे हिसाब से भी हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन 800 की आती है, तो हमने सिंपली एक काम किया कि कंटिजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लिया। पर मैं एक बात बता दूं आपको, प्लीज इसको क्लियरली समझिएगा, सब्सिडरी की किताबों में ये अभी भी डिस्क्लोज है और उसने अपने हिसाब से सही किया हुआ है। हम इसको कंसोलिडेशन के पर्पज से सिर्फ यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं वैल्यूएशन के लिए। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको टोटल किया मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आ गए 3700। अच्छा जी, हमारा काम क्या है सर? हमारा काम यही है कि हमें फिर गुडविल निकालनी है। गुडविल के लिए हमने अपनी कंसिडरेशन पेरेंट एंटिटी की किताबों से उठाई होगी, सही है जी। हमने नेट एसेट्स रखे 3700 के, आपके पास गुडविल आ गई 800 की। अब इसको जरा समझें, पेरेंट एंटिटी ने किया क्या है? क्या मैं ये कह सकता हूं लायबिलिटी रिकॉर्ड करके पेरेंट एंटिटी ने ग्रुप अकाउंट्स में एक्सपेंस बुक नहीं किया? ये बात लोगों को पता नहीं होती है, लोग अभी भी यही कहते हैं कि ये एक्सपेंस है। ग्रुप का ये एक्सपेंस नहीं है, मैं फिर बता दूं। ग्रुप ने किया ये है कि लायबिलिटी रिकॉर्ड करके टेक्निकली नेट एसेट्स को कम किया है और उससे गुडविल क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो आपने अपने दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि कोई कंटिजेंट लायबिलिटी अगर सब्सिडी की बुक्स में डिस्क्लोज हुई हुई है तो ग्रुप ऑन अ सेफ साइड उसको अपने पास इनकॉर्पोरेट कर लेता है अपनी फेयर वैल्यू के हिसाब से, जो कि हमने अज्यूम किया सेम है। हमने जैसे ही उसको इनकॉर्पोरेट किया, जिससे लायबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करने से सब्सिडी के नेट एसेट्स क्या हो गए, कम हो गए। आपको ये बात बखूबी पता होनी चाहिए, जितने नेट एसेट्स कम होंगे उतनी गुडविल क्या होगी, ज्यादा होगी। तो टेक्निकली अगर मैं ग्रुप के हवाले से सोचूं कि आप ये बात यकीन और मान सकते हैं कि ग्रुप ने एक एंट्री बनाई है गुडविल डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, यानी
लायबिलिटी के क्रेडिट होने से नेट एसेट्स कम हुए, गुडविल क्या हो गई, ज्यादा हो गई। दैट मीन्स कि दिस इज नॉट अ एक्सपेंस फॉर द ग्रुप, दिस इज अ पेमेंट फॉर गुडविल इन एक्चुअल। ये बात क्लियर है? ओके जी। यानी सिंपल, जब भी कंटिंजेंट लायबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करूंगा तो टेक्निकली नेट एसेट्स को कम करूंगा, उससे गुडविल क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैं बीइंग अ ग्रुप का मालिक ये कह रहा हूं कि ये पैसे मैं एक्सपेंस के तौर पे नहीं दे रहा, मैं गुडविल के तौर पे दे रहा हूं, क्योंकि मैं इस लायबिलिटी को अज्यूम कर रहा हूं ग्रुप के लिहाज से। ओके जी। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ भी है मैंने आपके लिए, बाय डिडक्टिंग रिकॉर्डिंग ₹800 ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, हियर वी आर नॉट रिकॉर्डिंग एक्सपेंस, इंस्टेड वी आर इंक्रीजिंग और पेइंग फॉर द गुडविल। आई होप ये क्लियर है आपके पास। अच्छा जी, मैं जैसे ही रिपोर्टिंग डेट पे गया, मुझे सवाल में लिख के दिया हुआ या प्रैक्टिकल लाइफ में ये बताया गया कि सब्सिडरी ने इसको अब तक सेटल नहीं किया है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि क्या रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स में इसका इंपैक्ट होगा? आपका जवाब आना चाहिए सर, रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स में भी ये रिकॉर्डेड नहीं होगी। रीजन बीइंग कि उसने अभी भी उसको क्या किया हुआ, डिस्क्लोज किया हुआ। पर मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं कि अगर ये सब्सिडीज को रिकॉर्ड कर लेती तो क्या इसके नेट एसेट्स ये सेम होते 7,500 प्लस 450 या 800 से कम होते? सर डेफिनेटली 800 से कम होते। तो आपको यही चीज रिपोर्टिंग डेट पे भी रिकॉर्ड करनी है, मतलब लेस करनी है, ओनली इफ नॉट सेटल्ड। तो सर हम इसका टोटल निकाल लेंगे 7150, और अगर आप 3,700 और 7150 का डिफरेंस लें तो आपको कुल मिला के पता लग जाएगा सर वो आंसर इक्वल टू क्या आता है, 3450। अच्छा जी, तो सर जब मैं अभी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा तो क्या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी दिखाऊंगा? सर डेफिनेटली यस, आप इस लायबिलिटी को दिखाएंगे क्योंकि आप ये ग्रुप के लिहाज से रिकॉर्ड कर रहे हैं कंसोलिडेटेड बुक्स में। ये बात क्लियर है जी? पहला केस हमारा खत्म होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी का कि जब हमने एक्वायर किया था उस दिन ये डिस्क्लोज हुई है, रिपोर्टिंग पे भी डिस्क्लोज हुई है, तो हमने दोनों जगह पे क्या किया, इसको रिकॉर्ड कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा जी, पिछले केस में आपने ये देखा कि हमने जब किसी सब्सिडरी को एक्वायर किया उसकी किताबों में अगर कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज हुई थी, हमने उसको अपनी वैल्यूएशन में इनकॉर्पोरेट किया था। और वैल्यूएशन में इनकॉर्पोरेट मतलब करने का हरगिज ये नहीं था कि हमने उसका एक्सपेंस बुक किया, टेक्निकली वी पेड फॉर द गुडविल। तो लायबिलिटी क्रेडिट हुई थी, गुडविल हुई थी डेबिट। ये बात याद रखिएगा। और पिछले केस में रिटेन अर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट हमने अज्यूम की थी 6,500, ये भी याद रखिएगा। चलिए जी, अब इस केस पे आते हैं। अब केस ये है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी सेटल हो गई है, सही है जी, पर सेटल हुई है सेम अमाउंट से, यानी हमने अज्यूम की थी 800 और सब्सिडी इसको सेटल कर चुका कितने पे, 800 पे। तो आए जी देखते हैं कि क्या हालात वाकयात हुए होंगे और हमें क्या करना है आगे जी। अगर मैं देखूं नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 1000 और सर ये 3000 थे सर, अब देखिए 5700 हो गए। तो अब अगर मैं ये कहूं कि ये 5700 कैसे हुए, तो आपको ये याद होना चाहिए कि 6500 में से 800 की पेमेंट सब्सिडी ने की होगी, तो सब्सिडी ने एक एंट्री बनाई होगी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट ₹800 से। तो तभी देखें इसका रिटेन अर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट कितना आ गया भाई, 5700 का। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने ये देखा कि भाई प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी आ रहा है 2700 का, पहले कुछ और था, पहले 3500 था। यू नो कि ये डिफरेंस सिर्फ किस वजह से आ रहा है, वो एक्सपेंस जो 800 का सब्सिडी अपनी सेपरेट बुक्स में बुक कर चुकी होगी। चलें जी, हमने कहा कि सर हम वही अपनी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करेंगे 500 की और रिपोर्टिंग पे 450। तो आपके पास प्रॉफिट था 2700 का, आपने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 50 का बुक किया, तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि ये आ गया सर आपके पास 2650 का नेट प्रॉफिट फ्रॉम सब्सिडी इंक्लूडिंग इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट। बट अब मैं आपको ये बात कहूं कि एक्विजिशन पे जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया था तो मेरे नेट एसेट्स 3700 के आ गए थे, सही है जी। अच्छा, अब मैं आपसे 2-3 चीजें पूछूंगा, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। मुझे एक बात बताओ, क्या रिपोर्टिंग डेट पे ये लायबिलिटी सब्सिडी सेटल कर चुका है? आपका जवाब आना चाहिए सर यस, ये कर चुका है। तो सब्सिडी ने एक एंट्री बनाई होगी अपने पास एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 800 से। पर अब जरा मेरी बात को सुकून से, गौर से, फोकस से समझिएगा ताकि मैं दिमाग में ये कॉन्सेप्ट को नक्श कर सकूं। बहुत ही टेक्निकली इसलिए कह रहा हूं, सुनिएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सब्सिडी ने पैसे दे दिए और एक एक्सपेंस चार्ज कर लिया, ये बात तो समझ आती है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछता हूं, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन बीइंग अ पेरेंट एंटिटी, आपने ये 800 की लायबिलिटी रिकॉर्ड करके एक्सपेंस बुक किया था या गुडविल बुक की थी?
फिर आपका जवाब आएगा आप लोगों ने गुडविल बुक की थी। तो मुझे एक बात बताओ, पेरेंट एंटिटी ग्रुप के लिहाज से कह रहा है कि ये मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है, मैं लायबिलिटी पहले ही रिकॉर्ड कर चुका था और मेरे लिए ये गुडविल के पैसे हैं, ये कोई मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि डे 1 पे ही मुझे पता था ये बल्ली आ सकती है। इसीलिए हमने इसको अपने नेट एसेट्स में एडजस्ट किया था, हमने नेट एसेट्स को कम करके लायबिलिटी रिकॉर्ड करके इसकी गुडविल बुक की थी। अब कंसोलिडेटेड बुक्स में मेरे ख्याल से मैं आपको अभी करके भी बताता हूं, कंसोलिडेटेड बुक्स में क्या होना चाहिए। कंसोलिडेटेड बुक्स में हुआ ये था गुडविल डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब जब ये सेटल हो रहा है तो आई थिंक कि लायबिलिटी मेरे पास ग्रुप के हिसाब से कंसोलिडेटेड बुक्स में ऑलरेडी मौजूद है, तो अब होना ये चाहिए लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। दैट मींस कि कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड होना नहीं चाहिए, बट किसके लिहाज से, सेपरेट बुक के लिहाज से या ग्रुप के लिहाज से। सर ग्रुप के लिहाज से कोई एक्सपेंस चार्ज नहीं होना चाहिए। तो अब इसका एक शॉर्टकट मैंने बना दिया आपकी इसी अप्रोच में, तो प्लीज फोकस होकर सुनिएगा कि हुआ क्या है यहाँ पे। अब टेक्निकली हुआ यह है कि आपको यह पता है कि लायबिलिटी सेटल हो चुकी है, रिटेन अर्निंग से ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, ये बात क्लियर है। अब आपको एक और चीज दिमाग में रखनी है, वो चीज ये है कि जब ये लायबिलिटी सेटल हो चुकी है दैट मींस कि देयर इज नथिंग टू बी रिपोर्टेड एट रिपोर्टिंग डेट, तो हमने यहाँ पे क्या रखा, 0। अब आप अपना कैलकुलेटर उठाएं और उसमें सिर्फ एक काम करें, -0 माइनस और -800। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा? तो टेक्निकली मैं अगर 7150 3700 का डिफरेंस लूं तो वो आ जाएगा 3450। वो क्या आ जाएगा, 3450। अब देखें यहाँ पे हुआ क्या है टेक्निकली, यहाँ पे हुआ ये कि आपके सामने सब्सिडरी ने 2700 कमाए, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन मैंने बुक किया, कुल मिला के 2650 का प्रॉफिट आ गया। अच्छा, पर अब मुझे एक एडजस्टिंग एंट्री पार्क करनी है जो कि खुद ब खुद पार्क हो जाएगी। इस वाली अप्रोच में आपने सिंपल एक काम करना है, आपने जो लायबिलिटी ग्रुप में बुक की थी कंसोलिडेटेड बुक्स में डे 1 पे, आपने उसको रिवर्स करके इनकम रिकॉर्ड कर लेनी है। और सर जब मैं उसको रिवर्स करूंगा तो मेरी एंट्री क्या बननी चाहिए? सर मेरी एंट्री ये बननी चाहिए कि सर मैं अपने पास लायबिलिटी को करूंगा डेबिट और गेन को कर दूंगा क्रेडिट। कितने से? 800 से। इस लायबिलिटी को ग्रुप में रिवर्स करने से टेक्निकली होगा ये कि मेरे पास जो एक्सपेंस सब्सिडी ने बुक किया वो नॉक ऑफ हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको गुडविल के नाम पे रिकॉर्ड कर चुका था। तो मेरे हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से, ये कोई एक्सपेंस होना नहीं चाहिए। इसकी एक और समरी, आपने सिंपल एग्जाम में क्या करना है, आपने देखा जब आपने किसी कंपनी को एक्वायर किया तो उसके पास उसकी किताबों में वो डिस्क्लोज हुई होगी कंटिंजेंट लायबिलिटी, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, नेट एसेट्स कम हो गए, लायबिलिटी रिकॉर्ड हो गई, गुडविल ज्यादा हो गई। अब आपको रिपोर्टिंग डेट पे आके पता लगता है कि सब्सिडरी उसको उसी एस्टिमेटेड अमाउंट से सेटल कर चुकी है, तो एक्सपेंस भी तो बुक किया होगा, एक्सपेंस डेबिट किया होगा, कैश क्रेडिट किया होगा, और आपको पता है कि रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स में रिटेन अर्निंग में वो एक्सपेंस शामिल है। फिर आपको याद आएगा कि ऊपर जब एक्सपेंस शामिल है तो मुझे यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं करना, वरना 2 बार रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि उसके सेपरेट फाइनेंशियल तो उसके हिसाब से बन रहे हैं। आपने जैसे ही 0 रखा रिपोर्टिंग डेट पे, तो आपको ये पता है कि आपकी कोई लायबिलिटी रिपोर्टिंग डेट पे नहीं बनती, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटल हो चुकी है। अब इस 0 का मतलब क्या है? ये 0 करेगा क्या? ये 0 करेगा ये कि आपकी पहले बुक हुई हुई लायबिलिटी को रिवर्स करके ग्रुप के हिसाब से एक इनकम बुक कर देगा। आप यहां से देख सकते हैं कि मैं 7150 को अगर 3700 से कंपेयर करूंगा तो मेरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ रहा है 3450, और 3450 में 2650 का आपका पोस्ट एक्विजिशन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, और उसके साथ साथ आपकी कंटिजेंट लायबिलिटी का जो रिवर्सल है उस पर गेन है। और गेन इसलिए है, फिर बताता चलूं, क्योंकि ग्रुप ये शुरू से कह रहा था मेरे लिए कोई एक्सपेंस नहीं है, मेरे लिए ये टेक्निकली गुडविल के पैसे हैं, मैंने गुडविल के लिए पे किए थे, तो कोई एक्सपेंस बुक होना नहीं चाहिए था। तो सिंपल आपने एक काम करना है कि अगर ये लायबिलिटी सेटल हो चुकी है तो रिपोर्टिंग डेट पे आप लायबिलिटी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटल हो चुकी है। आपने अगर माइनस की तो 2 बार हो जाएगी। और फिर आखिर बार बता रहा हूं कि इसका माइनस रिकॉर्ड करने से हो क्या गया, इसका जो आपका 0 रिकॉर्ड करने से होगा ये कि आपका जो पिछला लायबिलिटी वाला अमाउंट है वो रिवर्स होकर खुद ब खुद इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी। आपको बैलेंस शीट में कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, इनकम भी पोस्ट एक्विजिशन में खुद ब खुद आ जाएगी। होप दिस इज क्लियर। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, अभी जो हमने केस किया उसमें हमने ये देखा कि अगर लायबिलिटी रिपोर्टिंग डेट पे सेटल हो जाए बाय सब्सिडरी, तो आपने रिपोर्टिंग डेट पे सिंपली 0 रख देना है, वो खुद ब खुद आपकी प्रीवियसली रिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिवर्स करके गेन बुक कर देगा।
और गेन रिकॉर्ड करने की मैंने वजह बता दी है क्योंकि ग्रुप के लिहाज से वो कभी एक्सपेंस था ही नहीं, वो गुडविल के पैसे थे। सही है जी, तो बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं आएगा, वो गेन रिकॉर्ड हो कि आपके एक्सपेंस को वो खुद ब खुद रिवर्स कर देगा, दैट्स इट। अच्छा जी, व्हाट इफ एक बच्चा सवाल करे मुझसे, क्योंकि हम वर्चुअल जा रहे हैं, सही है जी, कोई फिजिकल क्लास नहीं है, कोई बच्चा नहीं है सामने, तो ये सवालात जो आते हैं मेरे पास मैं उसको खुद ही एड्रेस करूँ कि सर व्हाट इफ ज्यादा पे सेटल हो। अगर ज्यादा पे सेटल हो तो दैट मीन्स कि मैंने इस केस में अज्यूम किया है कि वो आप अज्यूम करें कि 800 की चीज उसने 1200 में सेटल की है, जो कि एक्विजिशन पे उसके पास 800 पे डिस्क्लोज हुई थी। सर उसको देख लेते हैं। अच्छा, मैंने ये कहा कि भाई नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पे 1000 है, रिपोर्टिंग पे भी शेयर कैपिटल 1000 है मेरा, रिटेन अर्निंग 3000 है। और याद रखिए इससे पहले वाली केस में जो पहला केस था उसमें रिपोर्टिंग डेट पे रिटेन अर्निंग 6500 थी क्योंकि उसमें कोई सेटलमेंट नहीं थी। अगर 6500 में से मैं 1200 सेटल कर दूं तो मेरे पास जो बचना चाहिए वो 5300 है। अब मैं देखूं तो इस कंपनी ने 2300 का प्रॉफिट कमाया है। 2300 के प्रॉफिट के अंदर ये मानते हो ना कि 1200 का एक्सपेंस भी है जो कि सब्सिडी ने बुक किया है वाइल सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, क्योंकि सब्सिडी ने इसका 1 रुपया भी रिकॉर्ड नहीं किया होता, उसने डायरेक्टली पेमेंट करके एक्सपेंस बुक किया है। अच्छा, हम भी का पेरेंट एंटिटी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करेंगे वही 500 और 450 तक की। इसका इम्पैक्ट क्या है? 2300 का प्रॉफिट है, आपका 50 का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। सही है जी, तो हमने ये कहा कि भाई अगर इन दोनों को मैं नेट करूं तो यह आता है 2250, यानी 2300 के प्रॉफिट में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करूं तो मेरा 2250 का प्रॉफिट आता है फ्रॉम सब्सिडरी पोस्ट एक्विजिशन। पर मुझे याद है कि मैंने एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एक कंटिंजेंट लायबिलिटी को अज्यूम कर लिया था, अपने ऊपर बल्ली अज्यूम कर ली थी, तो लायबिलिटी रिकॉर्ड करके नेट एसेट्स को कम करके मैंने गुडविल रिकॉर्ड कर ली थी उसके केस में, उतने से गुडविल की अमाउंट ज्यादा कर ली थी मैंने। सही है जी, हमने ये किया था। अच्छा जी, अब टेक्निकली हुआ क्या, हम कहें कि कंसोलिडेटेड बुक्स में, प्लीज समझिएगा, कंसोलिडेटेड बुक्स में डे 1 पे, प्लीज समझिएगा, कंसोलिडेटेड बुक्स में बेटा डे 1 पे आपने 800 की लायबिलिटी बुक की थी गुडविल अज्यूम करके। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर 800 तक का मेरा लॉस है, सही है जी, तो वो मैं एक्सपेंस बुक नहीं करूंगा, वो गुडविल के नाम पे बुक हुआ हुआ है। अगर उसके ऊपर कुछ है तो मेरा एक्सपेंस है, दैट मीन्स कि वो बनता है ग्रुप के लिहाज से 400 का। देखें, ग्रुप अकाउंटिंग अगर करता तो ग्रुप की अकाउंटिंग ये होती, 1200 का कैश जाता जो कि जा चुका है, लायबिलिटी 800 से रिवर्स होती और 400 का एक्सपेंस आता। ऐसा ही है, मैं अभी भी उसी बात पे हूं। मुझे तुम एक बात बताओ, पहले तो बेसिक रखते हैं जो हमें एग्जाम में करना ताकि जिंदगी आसान रहे। क्या मैं कह सकता हूं कि रिपोर्टिंग डेट पे सब्सिडरीज लायबिलिटी को सेटल कर चुका है, दैट मीन्स कि नथिंग येट टू बी सेटल्ड। आपने क्या रखना है रिपोर्टिंग पे? 0। अब इस 0 की इंप्लीकेशन बताने लगा हूं। इस 0 से होगा ये कि ये 2250 के अंदर आपकी 800 की एक इनकम बुक हो जाएगी, ये रही। तो आपका पोस्ट एक्विजिशन कितना हो गया? 3050। अच्छा, अब टेक्निकली आपने एक्सपेंस कितना मान लिया? 400। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि ग्रुप के हिसाब से एक्सपेंस कितना होना चाहिए था? 400। देखें, पेरेंट अपनी अकाउंटिंग अपने हिसाब से करता है, सब्सिडरी अपनी अकाउंटिंग अपने हिसाब से करती है। सब्सिडरी 1200 का एक्सपेंस बुक करके पेमेंट करके बैठी हुई है। आप कह रहे हैं उस 1200 में से मैं 800 का एक्सपेंस नहीं मानता क्योंकि वो मैंने पैसे पे किए थे गुडविल के। तो आपने सिंपली जो एक्विजिशन डेट पे लायबिलिटी बुक की होगी वो यहां 0 रखने से वो लायबिलिटी रिवर्स होकर इनकम बुक की होगी। जिसने 1200 के एक्सपेंस को, प्लीज सुनिएगा, जिसने 1200 के एक्सपेंस को 800 से रिवर्स किया होगा तो एक्सपेंस टेक्निकली ग्रुप का कितना रह गया? 400, जिसको मैं भी मान रहा हूं। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा जी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स करने के बाद मैं अपनी पहली क्लास का इख्तिताम करता हूं। सही है जी, और अब आपको मैं दे रहा हूं एक होमवर्क, आप प्लीज इसको करिएगा। इसका सोल्यूशन मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर देता हूं, तो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि ये एक बेसिक सा सवाल है जिसमें अब तक जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वो सारे टेस्ट हो रहे हैं। और अबव ऑल ये सारी चीज़ें वैसे यूजुअली कोई 4 से 5 क्लासों में करवाई जाती है। मैंने कोशिश की है कि मैं इसको 50 से 55 मिनट में कवर करूं और एक एक कॉन्सेप्ट दिया है, तो प्लीज़ इसको अटेम्प्ट करिएगा ताकि हम अगली क्लास में इसके आगे से कंटिन्यू करें। जज़ाकल्लाह।